हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जेआर मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपनी बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल्स बना रहे होंगे। तो अगर आप फाइल बना रहे हो शैक्षिक तकनीकी की, आईसीटी की, और आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, सो डोंट वरी। आज का जो ये मैं वीडियो लाई हूँ ये इसी टॉपिक पर है। और आज का हमारा प्रकरण क्या है? कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर की संरचना, प्रोग्राम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की शिक्षा में भूमिका, आईसीटी उद्गम एवं विकास, आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। आज हम इस सारे टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ। सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कंप्यूटर। हम सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या अंग्रेजी शब्द के कंप्यूट शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है गणना करना, इसलिए हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा तथा निर्देशों को निवेश के रूप में ग्रहण करता है तथा निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है एवं परिणामों को निर्गम के रूप में या आउटपुट के रूप में उपयोगकर्ता मतलब यूजर को प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर संग्रहित स्टोर करने का भी काम करता है। जैसा कि आप देखते हैं, जब भी आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आप क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, उसमें अपने निर्देशों को, अपने इंस्ट्रक्शन को कीबोर्ड से, माउस से इनपुट करते हैं और आपको आउटपुट निकल के आता है। आउटपुट कहाँ से आता है? प्रिंटर से, मॉनिटर से, इस सब जगह से, और स्पीकर से आपको आउटपुट निकल के आता है। और आप देखिए, यूजर मीन्स उपयोगकर्ता मीन्स आप हैं, और स्टोर मीन्स आप अपने कंप्यूटर में कई सारी चीजें स्टोर करके रखते हैं। यही सारी चीजें होती हैं कि ये एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट करता है, आउटपुट करता है, स्टोर करता है और क्या करता है, यूजर उसका यूज करता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर होते हैं, कैलकुलेटर में हम जोड़ना, घटाना आदि अंकगणितीय क्रियाएं करते हैं, जबकि कंप्यूटर पर हम इन क्रियाओं के अलावा भी और भी बहुत से काम करते हैं या कराते हैं। इन कामों को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कंप्यूटर की परिभाषा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे आगे, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का एक संयोजन होता है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। हार्डवेयर मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारी चीजें आपकी हार्डवेयर आती हैं जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या चीज है? जो आपके एप्लीकेशंस होते हैं, ये सारी चीजें आपकी सॉफ्टवेयर में आते हैं जिनको आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन तो आपको ऊपर से दिख रहा है ना कि एप्लीकेशन लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर की जो भी चीजें हैं वो आप नहीं देख सकते हैं, उसकी फंक्शन को आप नहीं देख सकते हैं। तो यही सारी चीजें होती हैं कि ये एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन रूप होता है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। अब हम आगे देखते हैं कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास क्या है? कंप्यूटर का आविष्कार आज से 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। कंप्यूटर के आविष्कार से पहले गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण यांत्रिक उपकरण होते थे। कंप्यूटर की शुरुआत एबेकस के रूप में हुई थी। पहले डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार ब्लेस पास्कल द्वारा 1642 ईस्वी में किया गया, जो केवल जोड़ने का ही कार्य करता था। 1694 में गॉटफ्राइड विल्हेम वॉन लीबनिज ने एक कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसी तरह नेपियर्स, बोन्स, पास्कलाइन, जेवार्ड लूम आदि जैसे कई उपकरण बनाए गए, लेकिन किसी भी डिवाइस में मेमोरी नहीं थी। अंततः चार्ल्स बेबेज ने 1800 में मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया जिसे हम डिफरेंस इंजन के नाम से जानते हैं। इसके आधार पर आज के सभी कंप्यूटर काम कर रहे हैं। चार्ल्स बेबेज की डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा आधुनिक कंप्यूटर का आधार बन गई और इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने 1837 में स्वचालित कंप्यूटर सिस्टम बनाने की कल्पना की थी। तो ये हो गया इसका इतिहास कि कंप्यूटर का इतिहास क्या था। अब हम आगे देखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या थी? 5 पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की। तो इसमें देखिए, कंप्यूटर के इतिहास क्रम में इसके विकास के क्रम को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। पहला है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। हम सबसे पहले प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर देखेंगे। सबसे पहले वाणिज्य कंप्यूटर का निर्माण 1951 में अमेरिका में किया गया। ये आकार में बहुत बड़े होते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात
ट्यूब मीन्स वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। इस पीढ़ी की प्रमुख कंप्यूटर कौन कौन से हैं? एनिएक, एडबैक एंड यूनिबैक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा था? अमेरिका के वेल लैब में ट्रांजिस्टर के खोज के साथ द्वितीय पीढ़ी का निर्माण किया गया, जिससे कंप्यूटर के आकार में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा छोटे, विश्वसनीय एवं तीव्र गति के हो गए। इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर निम्नलिखित हैं, आप देख लीजिए इसमें। अब हम देखते हैं थर्ड तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया, जिससे ये आकार में और छोटे हो गए। इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर कौन कौन से हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब हम आगे देख लेते हैं चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। इन पीढ़ी में पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा। इस समय ये कंप्यूटर अधिक तीव्र गति से चलने लगा था एवं अधिक विश्वसनीय हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टीमीडिया एनिमेशन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, रोबोट निर्माण, सीडी, डीवीडी का प्रयोग किया जाने लगा। इसकी शुरुआत होने लगी। तो ये हो गए आपके 5 कंप्यूटर की पीढ़ियां। अब हम देखते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण क्या होता है। कार्यप्रणाली या तकनीकी के आधार पर। कार्यप्रणाली और तकनीकी के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर सबसे पहले हम देख लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो दबाव, तापमान, गति, वोल्टेज आदि जैसी मात्राओं को मापते हैं, जैसे वोल्टमीटर, अमीटर इत्यादि। अब हम देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग कंप्यूटर के विपरीत बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण डेस्कटॉप हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, वर्क स्टेशन और टैबलेट। इस तरीके से ये हो गए आपके डिजिटल कंप्यूटर। अब हम देखेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। यह कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर का भी कार्य करता है। इसका उपयोग वैज्ञानिक गणना के लिए बड़े उद्योगों में, रक्षा प्रणालियों में किया जाता है। अब हम देखेंगे उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर के क्या भाग हैं? 2 भाग हैं। सामान्य कंप्यूटर, सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य कंप्यूटर क्या है। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का उपयोग करके दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों को पूरा किया जाता है, जैसे डेस्कटॉप, नोटबुक, स्मार्टफोन, टैबलेट आदि। नेक्स्ट है हमारा विशेष कंप्यूटर। उद्देश्य कंप्यूटर एक विशेष समस्या को हल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर सिस्टम के उदाहरण मौसम विज्ञान, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह संचालन सिस्टम, ऑटोमोटिव उद्योग, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि शामिल हैं। अब हम देखेंगे आकार के आधार पर कंप्यूटर के भाग 4 प्रकार के हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं जो सामान्य कंप्यूटर की तुलना में बहुत तेजी से डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं। फिर हम देखते हैं आगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसका उपयोग बड़े संस्थानों द्वारा मुख्य रूप से महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, जिन्हें उच्च डेटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। एक मेनफ्रेम कंप्यूटर, जिसे बिग आयरन के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा उपयोग किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या है। माइक्रो कंप्यूटर एक कंप्यूटर होता है जो अपनी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए IBM PC, एप्पल iMac आदि। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर है जिससे बड़े कंप्यूटर की विशेषताएं एवं समानताएं होती हैं, पर आकार में छोटे होते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। अब है कंप्यूटर की संरचना। यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर की संरचना में विभिन्न उपकरणों जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, मेमोरी इत्यादि का संयोजन होता है। इनपुट डिवाइस क्या है? कंप्यूटर के जिस डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस क्या क्या हैं देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी एक्सप्लेनेशन में बताया था, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, टच स्क्रीन आदि। अब हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस क्या है। कंप्यूटर के वे डिवाइस जिसके माध्यम से हम निर्देशों का निर्माण, निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं, जिसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, प्रोजेक्ट। अब हम देखते हैं आगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, मीन्स सीपीयू।
कंप्यूटर में जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें करने वाला भाग प्रोसेसर या सीपीयू कहलाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। अब हम देखेंगे सीपीयू के 3 भाग हैं, मेमोरी, एएलयू और कंट्रोल। मेमोरी क्या है? मेमोरी कंप्यूटर की भीतरी मेमोरी होती है। इसमें किसी भी समय किया गया काम संबंधित डाटा आवश्यक समय के लिए रखा जाता है। अब है एएलयू, इससे सभी तरह की गणनाएं तथा तुलनाएं की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल। कंट्रोल इकाई का काम होता है हमारे आदेशों को समझकर उनका सही सही पालन करना तथा कंप्यूटर के सभी भागों पर नजर रखना एवं उन्हें नियंत्रित करना। अब हम देखेंगे मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर के जिस भाग में सभी डाटा, प्रोग्राम आदि रखे जाते हैं उन्हें कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी लाखों छोटे छोटे खानों में बटी होती है और ऐसे हर एक खाने को एक लोकेशन या बाइट कहा जाता है। हर बाइट छोटी छोटी बिटों की एक श्रृंखला होती है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। तो ये हम देख रहे थे मेमोरी के बारे में। अब हम देखेंगे कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो इसमें देखिए भीतरी और बाहरी, मीन्स मेन और ऑक्सिलरी। देखिए मेमोरी 2 प्रकार के हैं, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, द्वितीयक या सहायक मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी में रोम आ जाता है आपका और रैम आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, द्वितीय या सहायक मेमोरी। अब देखिए आगे आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेंगे। इनपुट मिलता है, यहाँ पर देखिए क्या होता है, प्रोग्राम, प्रोसेसर और मेमोरी, और यही चल के आगे होता है आउटपुट। ठीक है, कंप्यूटर के प्रमुख भाग यही हैं। अब आगे प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? आदेशों के किसी समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। ये आदेश इस प्रकार लिखे जाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उनका सही सही पालन करता जाए तो कोई भी काम पूरा हो जाएगा। कंप्यूटर जो सैकड़ों तरह के काम करता है वे वास्तव में प्रोग्राम के द्वारा ही लिखे जाते हैं। प्रत्येक काम के लिए एक अलग प्रोग्राम लिखा जाता है। प्रोग्राम से ही कंप्यूटर को ताकत मिलती है। प्रोग्राम के बिना जो कंप्यूटर है ना, वो कुछ ही पुर्जों का ढेर है। बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। ये हो गया आपका प्रोग्राम। इसके बाद हम देखते हैं प्रोग्रामिंग भाषाएं। ये क्या होता है? जिस प्रकार दो व्यक्तियों के मध्य संपर्क स्थापित करने के लिए माध्यम या भाषा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर को मानव तथा कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर से कोई वांछित कार्य करने के लिए प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। जिस भाषा में प्रोग्राम लिखा जाता है उसे प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। कंप्यूटर में कोई भी वांछित कार्य करने के लिए प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। जिस भाषा में प्रोग्राम लिखा जाता है उसे ही प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। अब है हमारा प्रोग्रामिंग भाषा भी 2 प्रकार के होते हैं, निम्न स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा में मशीनी भाषा और असेंबली भाषा को सम्मिलित किया जाता है। कंप्यूटर के केवल 2 सिंबल होते हैं, 0 और 1, अतः 0 और 1 में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा कहते हैं। इसलिए अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है। मशीनी भाषा को कंप्यूटर की स्वयं की भाषा कही जाती है। असेंबली भाषा में अक्षर और अंकों से बना न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करते हैं, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, जिसमें जोड़ने के लिए ऐड व हटाने के लिए सब का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे उच्च स्तरीय भाषा क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। ये बोलचाल तथा लेखन की भाषा के बहुत करीब होता है। इस भाषा पर कंप्यूटर की आंतरिक संरचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात ये मशीन पर निर्भर नहीं करती। इंटरप्रेटर क्या है? ये उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम के एक एक निर्देश को बारी बारी से मशीन भाषा में बदलता है। कंपाइलर क्या होता है? ये उच्च स्तरीय भाषा के सभी निर्देशों को एक साथ मशीनी भाषा में बदलता है। तो आप देख चुके हैं कि इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। हम देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर में। कंप्यूटर एक भौतिक भाषा अर्थात कल पुर्जे मशीनें जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे टर्मिनल, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, टेप, मॉनिटर, कीबोर्ड, ड्राइव आदि कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, नियम व क्रियाओं का समूह है जो कंप्यूटर पर कोई भी कार्य करना संभव बनाता है। इन्हें हम हार्डवेयर पर चलाते हैं और इन्हीं के द्वारा हम सारे काम कराए जाते हैं। अब है सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जिनका काम सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना तथा उसे काम करने लायक बनाए रखना। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर में जान डालता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, यूटिलिटी प्रोग्राम आदि सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य भाग हैं। इसे बैकग्राउंड में चलने वाला सॉफ्टवेयर भी कहते हैं।
अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके बिना हार्डवेयर किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्रियान्वित नहीं कर सकता। कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है? MS डॉस, MS विंडोज, ये क्या है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह के होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग। अब है कंप्यूटर सिस्टम के कार्य क्या हैं। उपयोगकर्ता के आदेशों को कंप्यूटर तक पहुंचाना तथा इसके परिणाम या कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाना, ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट वर्क। हम देखेंगे आगे नेक्स्ट, उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए प्रोग्राम को शुरू करना, पालन करना तथा खत्म करना। अब है हार्डवेयर के सभी भागों को जरूरत पर ही प्रोग्राम के लिए दिलवाना, मीन्स जैसे साधन जो है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, क्या होता है। आप देख लीजिएगा इसमें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। मैं जूम कर दे रही हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप 360 रेजोल्यूशन पर इंक्रीज कर सकते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बता देंगे। इसके बाद इसे दो प्रकार में बांटा गया है। क्या है? जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सामान्य अनुप्रयोग के लिए बनाया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से इसको लिख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये कुछ आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए सॉफ्टवेयर, रेलवे, बैंकिंग, ATM आदि या एक्सेट्रा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यह कार्यों को सरल बनाने तथा उसे अशुद्ध से शुद्ध रखने तथा सुरक्षा का कार्य करती है। यह कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इसके जो भी उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज क्या होता है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए अनेक सॉफ्टवेयर का प्रयोग सॉफ्टवेयर पैकेज कहलाता है। हम सॉफ्टवेयर पैकेज के लिए किसी सॉफ्टवेयर को अलग से प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप इसको 360 रेजोल्यूशन पर इंक्रीज कर लीजिएगा। अब है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है? यह एक लोकप्रिय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है, मुख्यतः कार्यालय संबंधी कार्यों में प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्यतः पहला MS ऑफिस 2003, फिर 2007, अब 2010 है। इसमें मुख्य कार्य करने के लिए 4 प्रोग्राम होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये इसके 4 प्रोग्राम होते हैं। अब देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। ठीक है, इस पे आप अपनी अपने भी किसी भी एप्लीकेशन को लिखते हैं या कोई भी टाइपिंग करते हैं तो यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड संचालक प्रोग्राम है। इसके द्वारा डॉक्यूमेंट का निर्माण किया जाता है। MS वर्ड की 3 सुविधाएं हैं, फॉर्मेट करना, स्पेलिंग चेक करना, टेक्स्ट बॉक्स जोड़ना, फाइलों को कट, कॉपी पेस्ट आदि प्रिंट करना। टाइटल बार, मेन्यू बार और टूल बार। टूल बार में देख लीजिए स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया MS वर्ड के मुख्य भागों का। स्टैंडर्ड टूल बार, इसमें फाइल तथा टेक्स्ट संबंधी कार्यों के लिए आइकॉन दिखाते हैं, जैसे न्यू, प्रिंट, सेव, सेव एज, कट, कॉपी पेस्ट, ओपन। फॉर्मेटिंग क्या है? इसमें टेक्स्ट तथा प्रोग्राम के शब्दों या स्वरूप में परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा आप, रूलर्स होते हैं आपके, टेक्स्ट एरिया होता है, हेडर फुटर होता है, अंडू रीडू होता है, वर्ड आर्ट होता है। इस तरीके से इसमें बहुत से पॉइंट हैं, आप सब लिख लीजिएगा। और भी ये देखिए, हम देखेंगे कि एक्सेल इंटरफेस क्या है। आप इसमें लिख लीजिएगा देखकर कि टाइटल बार क्या है, मेन्यू बार क्या है, फॉर्मेटिंग बार क्या है, फार्मूला बार क्या है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप इसके बारे में लिख दीजिएगा कि ये क्या होता है, इसके क्या कार्य होते हैं, आप इसके बारे में लिख दीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्या होता है, वर्कशीट होता है, स्प्रेडशीट होता है। इसके बारे में आप लिखेंगे कि ये क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं। ये क्या होता है, सेल्स का समूह होता है, वर्कशीट। अब आप देखेंगे वर्क बुक क्या होता है। वर्क बुक वर्कशीट का संग्रह होता है। ठीक है, आप इसके बारे में लिख दीजिएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आता है आपका डाटा शीट। डाटा शीट के बारे में आप लिखेंगे यहाँ पर, डाटा शीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रारंभ करने पर एक विंडोज दिखाई देता है। इसमें आप क्या करते हैं, सारणी बनाकर आंकड़ों की फीडिंग करते हैं, किसमें, डाटा शीट में।
अब हम देखते हैं आगे MS एक्सेल का प्रयोग। इसका प्रयोग क्या है आप इसके बारे में लिख लीजिएगा। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। क्लियर नहीं है तो आप 360 रेजोल्यूशन पर इंक्रीज कर लीजिएगा अपने वीडियो को। एक्सेल का प्रयोग सूची तैयार करने के लिए किया जाता है। रैंक निर्धारित करते हैं, इसमें गणितीय गणनाओं को किया जाता है। वर्कशीट में स्टोर किए गए डाटा को ग्रुप और चार्ट में व्यक्त किया जाता है। ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं आगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, आप इसके बारे में बता देंगे यहाँ पर। इसमें भी देखिए कुछ पॉइंट्स होते हैं। इसके अंतर्गत आपका आता है स्लाइड, स्पीकर्स नोट्स, हैंड आउट्स, प्रोजेक्शन फाइल्स। इन सभी के बारे में आप अपनी फाइल में लिखेंगे। हम देखें आगे मास्टर स्लाइड होता है, इसमें कलर स्कीम होता है, इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। फिर है पावर पॉइंट टेम्पलेट, इसके बारे में आप लिखेंगे कि ये क्या होता है। अब आता है आपका पावर पॉइंट टेम्पलेट के अंतर्गत ही व्यू क्या है आपका। व्यू इसमें निम्नलिखित होते हैं, नॉर्मल व्यू है, आउटलाइन व्यू है, स्लाइड शॉर्टर व्यू है। अब है आगे आपका पावर पॉइंट का प्रयोग। इसका उपयोग क्या है, व्यवसाय अनुप्रयोग, प्रस्तुतिकरण का स्लाइड बनाना, इन सब चीजों में प्रयोग होता है इसका। ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा। इसका उपयोग शिक्षा और चिकित्सा आदि में किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। ये क्या है, शिक्षा में मुख्य रूप से कंप्यूटर 3 प्रकार के उपयोग हैं। शोध उपकरण के रूप में, प्रबंधन उपकरण के रूप में, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में। इसके बारे में आप लिख लेंगे। इसके बाद आगे आता है आपका कंप्यूटर में 5 मूलभूत भाग होते हैं। ये भी हम देखेंगे क्या हैं। इनपुट एलिमेंट, आउटपुट एलिमेंट, मेमोरी स्टोर, प्रोसेसिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ये सारी चीज़ें इसके भाग होते हैं कंप्यूटर के मूलभूत। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, इसमें भी आप इसको लिख लीजिएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा गाइस तो आप प्लीज़ 360 रेजोल्यूशन पर इंक्रीज कर लीजिएगा। आई होप कि आपको इसमें क्लियर दिखेगा। ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए इसमें और भी एक्सप्लेनेशन है, ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। फिर है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के उपयोग। ये क्या होते हैं, यह शिक्षक और छात्रों के लिए तथ्यों तथा सूचनाओं की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके माध्यम से छात्रों को अभ्यास के अनुसार अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। इसके द्वारा अंतःक्रिया ट्यूटोरियल उपायों के माध्यम से छात्रों को सरलता से शिक्षा दी जाती है। इस तरीके से आप सारे पॉइंट्स इसमें लिख लीजिएगा। इसमें आपके कुछ 11 पॉइंट हैं, ये सारी चीज़ें आप अपनी फाइल में लिखेंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक है, समय सारणी बनाने में उपयोगी है, शिक्षकों के वेतन बिल आदि बनाने में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है इसका। ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ICT सूचनाएं हमारे आसपास के वातावरण के बारे में ज्ञान एवं समझ प्राप्त करने के लिए आधार होते हैं। अतः व्यक्ति को इन सूचनाओं को प्राप्त करने, संग्रह करने, आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार गतिविधियां सूचना तकनीकी हैं, परंतु संप्रेषण की कला के बिना सूचनाओं की प्राप्ति एवं उपयोग अधूरा है। संप्रेषण एक दिमागी क्रिया है, इसमें विचारों, विश्वास, सूचनाओं को दूसरों में बांटते हैं। सूचना के स्रोत ग्राह्य के मध्य आदान प्रदान होता है, जिसमें ज्ञान की वृद्धि एवं समझ एवं उसके उपयोग में सहायता मिलती है। इस प्रकार ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सूचना एवं संप्रेषण दोनों ही आवश्यक हैं। अतः सूचना एवं संप्रेषण की तकनीकी वह तकनीकी है जिसके द्वारा सूचनाओं को शुद्ध एवं प्रभावी रूप से प्राप्त करने, संग्रह करने, प्रयोग करने, निरूपित करने तथा स्थानांतरण करने में सहायता मिलती है या सहायक होती है। अब हम आगे देखते हैं कि शिक्षण में ICT की भूमिका क्या होती है। आज का युग क्रांति का युग है तथा हम ज्ञान आधारित समाज में रह रहे हैं। ज्ञान किसी भी राष्ट्र की शक्ति है एवं व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। इस बढ़ते हुए ज्ञान तक तुरंत पहुंचने के लिए उसका उपयोग करने के लिए नवीन तकनीकी की आवश्यकता होती है। इसके लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। तो ये हो गया हमारा शिक्षण में ICT की भूमिका क्या होती है, ये हम इसको देख रहे हैं यहाँ पे इस टॉपिक में। अब हम देखेंगे ICT का उद्गम एवं विकास। प्राचीन काल में सूचनाएं व्यक्ति के मस्तिष्क में ही संग्रहित होती थी तथा अधिगमकर्ता को मौखिक रूप से ही स्थानांतरित होती थी। इसी प्रकार कागज और स्याही के आविष्कार में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी विकास निम्नलिखित हैं। फ्रांस के प्रोफेसर ग्राफिन के द्वारा सन 1900 में
फोटोस्टेट का आविष्कार, 1940 में माइक्रोग्राफी का आविष्कार, जिसके द्वारा रिकॉर्ड की हुई सामग्री को बहुत छोटे रूप में कॉपी किया जा सकता है। सन 1960 में प्रिंट के लिए लेजर तकनीकी का आविष्कार। 20वीं सदी तक वीडियो कैमरा, वीडियो डिस्क एवं कंप्यूटर का विकास। टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो रिकॉर्ड आदि का आविष्कार, जिसमें हमें सैटेलाइट युग में लाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हो गए हैं, ये 5 पॉइंट हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, सूचनाओं को एकत्र करने, संग्रह करने, आदान प्रदान करने के नवीन साधनों से युक्त होने के कारण 19वीं सदी में सूचना एवं संप्रेषण के ऊपर वैज्ञानिक नियंत्रण की दिशा में प्रयास हुए। 1950 में यूएसए ने इंफॉर्मेशन साइंस, सूचना विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किया। इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक सूचनाओं के संचार को अधिक प्रभावी बनाना तथा उपयोगकर्ताओं को वैज्ञानिक सूचनाओं के संचार की अधिक प्राप्ति के लिए नए तथा विकसित विधियों के लिए प्रोग्राम बनाना था। इसके उपरांत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग सभी क्षेत्रों जैसे विज्ञान, उद्योगों, चिकित्सा, बैंक आदि में प्रयुक्त होने लगा। आज हम इसका प्रयोग शिक्षण अधिगम क्रिया, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा, आभासी कक्षाओं आदि में बहुतायत से प्रयोग करते हैं। अब आगे हमारा आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मीडिया तथा प्रेषक माध्यमों आदि का मिश्रण है, जिसमें से मुख्य निम्न हैं: डिजिटल वीडियो कैमरा, मल्टीमीडिया पर्सनल कंप्यूटर, पावर पॉइंट सिमुलेशन, वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट, एलसीडी प्रोजेक्टर, डिजिटल लाइब्रेरी, ईमेल, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, कंप्यूटर डाटाबेस। सो गाइज, यहाँ पर आके हमारी ये फाइल एंड होती है। गाइज, ये जो फाइल थी ये 28 पेजेस की थी, जो कि यहाँ पर एंड होती है। आई होप कि आपको समझ आया हो कि आप बीएड में जो फाइल बना रहे हैं आईसीटी की, उसे किस तरीके से बनाना है, कितने पेजेस में बनाना है, पॉइंट वाइज क्या क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप अंडरस्टैंड किए हो, आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो। आई नो कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, क्योंकि ये 28 पेज की फाइल थी, इसी वजह से। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आपको हेल्प मिली हो इससे, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि मैं जैसे ही अपलोड करूं अपनी नेक्स्ट वीडियो तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। और मैंने गाइज आपको बीएड की लगभग सारी बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल्स प्रोवाइड की हुई हैं, लेसन प्लान प्रोवाइड किए हुए हैं हर सब्जेक्ट के, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो गाइस कमेंट करिएगा कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही कि नहीं रही। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।